हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे और आप सबका मेरे चैनल में अकॉर्डिंग इन ट्रांस न्यूज़ में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि कल हम लोग 8 और 9 पेज पढ़े थे, तो आज हम लोग 10, 11 पढ़ेंगे और ये हम लोग पार्ट बी में आ चुके हैं। ठीक है, तो 10 नंबर पेज में तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसमें जो है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा बयान किया गया है और ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आपको ये बाद में भी मिल जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए अब हम लोग पार्ट बी को शुरू करते हैं। तो पेज 11 आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए या फिर प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जामिया के लिए हो, अलीगढ़ के लिए हो या जेएनयू के लिए हो, चाहे जिस चीज़ के लिए भी हो, इन तीनों में से जहाँ के लिए भी हो, आप हमको हम कमेंट बॉक्स में पिन करके सबसे पहले जो है कि टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करके आप मुझे एसएमएस कीजिए तो हम आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग आज पार्ट बी पढ़ेंगे जिसका वो हेडलाइन है उर्दू लैंग्वेज एंड पोएट्स, फैक्ट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की हकीकतें, उर्दू लैंग्वेज और उसके और शायर, फैक्ट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज के, उर्दू ज़ुबान के हकीकतें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि उर्दू इज़ अ टर्किश वर्ड विच इम्प्लाइज कैंप और आर्मी। तो इम्प्लाइज का मतलब होता है मतलब, इम्प्लाइज का माने होता है मतलब। ठीक है, तो कैंप मतलब होता है और डेरा या छावनी जो भी कह लें। तो इसका तर्जमा होगा कि उर्दू एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब कैंप और फौजी के हैं, छावनी या डेरा डालना या फौजी के हैं, लश्कर के हैं। ठीक है, उर्दू का माने लश्कर के हैं और ये एक टर्किश वर्ड है, यानी तुर्की का वर्ड है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ उर्दू इज़ द सेम एज पर्सियन एंड अरबिक। उर्दू का जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है, किससे? अरबिक और फ़ारसी से। फ़ारसी और अरबी के अल्फ़ाबेट की तरह, हरूफ तहजी की तरह उर्दू का भी अल्फ़ाबेट है। तो अब 3 नंबर पे चलते हैं कि दो उर्दू originated in the north but become a literary language in the Deccan। तो होम इसका मतलब आता है अगरचे, टॉ इसका मतलब आता है अगरचे, और ओरिजिनेटेड, ये ओरिजिनेटेड जो है इसका मतलब आता है शुरू हुआ, और लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब आता है अदबी। ये डेक्कन, डेक्कन जो है कि ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इसका तर्जमा हो जाएगा अगरचे उर्दू की इब्तिदा, अगरचे उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई? नॉर्थ, यानी कि शुमाल में हुई, लेकिन बट बिकम अ लिटरेरी लैंग्वेज इन डेक्कन, लेकिन दक्कन में एक अदबी ज़ुबान में बन जाती है। उर्दू अगरचे नॉर्थ है यानी कि शुमाल में शुरू हुआ, लेकिन अदबी ज़ुबान दक्कन में बन जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उर्दू हैड बिन cultivated and patronized in the बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो पैट्रोनाइज्ड का मतलब आता है सरपरस्ती, और कुल्टिवेटेड का मतलब आता है काश्त करना, यानी खेती करना, यानी सींचना, जो भी तर्जमा कर लें। तो इसका तर्जमा आप करते हैं बीजापुर, बीजापुर और गोलकोंडा में, बीजापुर और गोलकोंडा में उर्दू की काश्त हुई, उर्दू की काश्त हुई यानी खेती हुई, यानी कि उर्दू जो परवान चढ़ा है वो बीजापुर और गोलकोंडा से चढ़ा है, काश्त हुई और सरपरस्ती की गई थी। गोलकोंडा और बीजापुर से, बीजापुर में उर्दू की काश्त और सरपरस्ती की गई थी। यहाँ तक का तर्जमा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि द फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ आमिर खुसरो। उर्दू ज़ुबान का पहला जो शायर है, उर्दू ज़ुबान का पहला जो शायर है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। अब वो क्यों माना जाता है वो भी बताते हैं। बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, ही रॉट वर्सुस ऑफ उर्दू। वर्सुस का मतलब आता है मुकाबला, बमुकाबला। ठीक है, तो इसका मुकम्मल तर्जमा कर लेते हैं कि उर्दू ज़ुबान के पहले शायर अमीर खुसरो हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने उर्दू के बमुकाबिल लिखा। ही रॉट वर्सुस ऑफ उर्दू, उर्दू के बमुकाबिल लिखा। अब आगे चलते हैं कि हातिम वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ पोएट्री। हातिम, फाउंडर का मतलब आता है बानी, ये वर्ड देखना चाहिए। फाउंडर का मतलब आता है बानी। हातिम दिल्ली स्कूल ऑफ शायरी का बानी था। हातिम दिल्ली स्कूल ऑफ शायरी का बानी था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 पिलर्स ऑफ उर्दू, उर्दू 4 पिलर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज वर मीर, दर्द एंड मजहर एंड सौदा। तो पिलर का मतलब हो गया सुतून, यानी कि बुनियाद। उर्दू की जो बुनियाद है वो 4 लोगों पर थे,
उर्दू ज़ुबान की बुनियाद 4 लोगों को मानी जाती थी, और वो है मीर, दर्द एंड मजहर एंड सौदा। तो ये लोग थे जिनको उर्दू का बुनियाद माना जाता था, उन जिनको सुतून माना जाता था उर्दू का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि आफ्टर डेक्कन द सेंटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज वाज दिल्ली। दक्कन के बाद उर्दू का जो सेंटर था, उर्दू सीखने का जो मरकज़ था, वो दिल्ली था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पैट्रियोटिक sentiment was extensively used by Khaqani in Persian, which was emulated by Muhammad Iqbal in Urdu poetry. तो पैट्रियोटिक का मतलब आता है मुहिब्बे वतन, यानी देश से, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले को पैट्रियोटिक कहते हैं। सेंटिमेंट, ये आपका जज्बात हो गया, सेंटिमेंट का मतलब आता है जज्बात, और एक्सटेंसिवली का मतलब आता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, पर्शियन फारसी हो गया, खाकानी ये नाम है, और विच वॉज इमोलेटेड का मतलब आता है ज़बह करना या जला देना या ख़त्म कर देना। ठीक है, मोहम्मद इकबाल उर्दू पोएट्री। तो अब इसका तर्जमा देख लेते हैं। खाकानी ने मुहिब्बे वतन, जज्बात को फारसी में, इन पर्शियन फारसी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, यूज्ड किया मतलब इस्तेमाल किया, जिसको मोहम्मद इकबाल ने उर्दू शायरी में जला दिया। इमोलेटेड यानी कि जला देना या ख़त्म कर देना, उसके वजूद को नहीं, यानी उसको जो है कि ज़ेर कर दिया, नीचे कर दिया। अब इसका एक बार फिर से तर्जमा देख लेते हैं। खाकानी ने मुहिब्बे वतन जज्बात को फ़ारसी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसको मोहम्मद इकबाल ने उर्दू शायरी में जला दिया। ठीक है, ख़त्म कर दिया, ज़ेर कर दिया, जो भी कर है। अब है लखनऊ वाज द नेक्स्ट उर्दू सेंटर आफ्टर दिल्ली। तो इसका तर्जमा है कि दिल्ली के बाद उर्दू का मरकज़ जो था, सेंटर का मतलब आता है मरकज़, सेंटर का मतलब मरकज़ आता है। दिल्ली के बाद उर्दू का मरकज़ लखनऊ था और है भी। ठीक है, और जो है कि अब आगे चलते हैं। उर्दू इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उर्दू जो है जम्मू और कश्मीर की सरकारी ज़ुबान है। ऑफिशियल यानी कि सरकारी ज़ुबान, सरकारी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़ुबान। उर्दू एक सरकारी ज़ुबान है जम्मू और कश्मीर की। उर्दू इज़ एन ऑफिशियल हो गया ये। अब आगे चलते हैं कि उर्दू इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन मॉडिफाइड अरबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मॉडिफाइड का मतलब आता है नज़र सानी। मॉडिफाइड का मतलब नज़र सानी की और तब्दील करना के भी मतलब में आता है। स्क्रिप्ट आता है रस्मुल ख़त, ये जो स्क्रिप्ट इसका मतलब आता है रस्मुल ख़त। तो चलिए अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं कि तरमीम शुदा, मॉडिफाइड तब्दील करना है ना, तब्दील वही तरमीम, वही मतलब आता है। तब्दील शुदा या तरमीम शुदा अरबी, तरमीम शुदा अरबी और फ़ारसी एंड पर्शियन। फ़ारसी रस्मुल ख़त में उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका फिर से एक बार तर्जुमा देख लेते हैं कि तरमीम शुदा रस्मुल ख़त में उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब आगे देखते हैं कि उर्दू इज़ रिटन इन स्टाइल ऑफ नस्तलिक। उर्दू इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ नस्तलिक एंड नस्ख। तो उर्दू जो है नस्तलिक और नस्ख के अंदाज में लिखी गई है। अब आगे उसके भी बारे में बता रहे हैं कि नस्तलिक और नस्ख किसको कहते हैं। तो नस्तलिक, सबसे पहले नस्तलिक is widely used in common writings, whereas नस्ख used for printing of typing। तो सिंपल सी बात है कि नस्तलिक आम तहरीरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। वाइडली का मतलब आता है कि बड़े पैमाने पर, ठीक है, और वसीआ पैमाने पर, है ना। तो नस्तलिक ये यूज्ड होता है किसमें, आम तहरीरों में जो हम लोग लिखते हैं, ये सब आम तहरीरें हैं, उन पर जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। वेयर एज जबकि नस्ख यूज होता है किसके लिए, इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग ऑफ टाइपिंग। जबकि नस्ख टाइपिंग की तबात के लिए या टाइपिंग की प्रिंटिंग के लिए, ज़ेरॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक बार से फिर तर्जुमा देख लेते हैं कि नस्तअलीक आम तहरीरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जबकि नस्ख टाइपिंग की तबात के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ज़ेरॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया। अब हम लोग जो है कि गज़ल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो गज़ल और मसनवी कसीदा के बारे में, मरसिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले गज़ल है। तो गज़ल चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ एन अरबिक वर्ड। गज़ल ये एक अरबिक वर्ड है। विच इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब पहले माने बता चुके हैं कि इम्प्लाइज का माने होता है मतलब। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज जिसका माने होता है टॉक विद वोमेन और अबाउट वोमेन, यानी कि औरत के साथ बात करना या औरत के बारे में बात करने को गज़ल कहते हैं। और ये एक अरबिक वर्ड है। इट स्टार्टेड इन पर्शियन लिटरेचर दैन उर्दू। ये पहले फारसी में शुरू हुआ,
फारसी अदब में शुरू हुआ। इस लिटरेचर को, अदब को कहते हैं, तहजीब को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अदब का तर्जुमा होगा। ये पहले फारसी अदब में शुरू हुआ, फिर उर्दू में शुरू हुआ। फर्स्ट शेयर ऑफ गजल इज कॉल्ड मतला। गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। लास्ट शेयर ऑफ गजल इज कॉल्ड मक्ता। गजल के दूसरे शेर को मक्ता कहा जाता है। आमतौर पर, अच्छा ये बात बताइए, ये जो है कि शेर किसको कहते हैं? यहाँ तो हम बोलते हैं दूसरे शेर पहले शेर, तो असल शेर जो होता है ना, वो पूरा जो है लिखा होता है 10 लाइन में, उसको शेर नहीं कहते हैं, बल्कि जो 2 लाइन लिखा हुआ होता है, तो जैसे ये 2 लाइन हुआ ना, एक फिर इस जगह से एक वो होता है, इतना ऐसे ही, तो इस हिसाब से जो होता है उसको, जो 2 लाइन होता है उसको एक शेर कहते हैं। अगर किसी ने जो है कि 10 लाइन लिखी है, तो मतलब उसमें कि 5 दूनी 10, तो 5 शेर हुए, पहला शेर और लास्ट शेर। तो पहला लाइन और दूसरा लाइन, तो इसको जो है कि वो एक शेर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दें, तो और मैं आगे फिर इसको बता दूंगा। तो फर्स्ट शेयर ऑफ गजल इज कॉल्ड मतला। पहले गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, और गजल के लास्ट शेर को मक्ता कहा जाता है। तो चलिए अब मसनवी देखते हैं। मसनवी किसे कहते हैं? तो मसनवी मसनवी इज इट इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री विच प्रोवाइड्स स्टोरी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब आता है तसलसल, तरतीब। ठीक है, ये पोएट्री के फॉर्म से है। ये जो है मसनवी, ये पोएट्री के फॉर्म से है, यानी कि शायरी के फॉर्म से है। और विच प्रोवाइड्स मतलब आता है फराहम करना। तो चलिए अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं कि ये शेर की एक तरतीब है जो कहानी में तसलसल या तरतीब फराहम करती है। ये शेर का एक फॉर्म है जो कहानी में तसलसल और तसलसल या तरतीब फराहम करती है। और इसमें जो है, इसको समझने के लिए, मसनवी जल्दी समझने आता है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक बात बोलता हूँ कि इसमें जो है लंबे लंबे कसीदे बयान किए जाते हैं। जैसे हम लोग नावल पढ़ते हैं, नॉवेल, हम लोग नॉवेल तो जानते ही होंगे। तो नॉवेल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो काम एक नावल में लिया जाता है आम रस्मुल ख़त में, जिसमें कि शायरी नहीं होती है, तो नावल में क्या शायरी थोड़ी, शायरी के जरिए नॉवेल थोड़ी नहीं लिखा जाता है, बल्कि जो हम लोग पैराग्राफ के थ्रू लिखा जाता है, उसमें बीच बीच में कहीं शेर डाल देते हैं। तो शेर जो काम, जो लंबी बात को तफसील से किसी भी चीज़ को बताया जाता है नावल में, कैसे कि वो सुबह जगह, उसमें जो है कि डायरेक्ट हम लोग अगर ऐसे कोई अदबी इंसान लिखेगा, अदबी आदमी शख्स लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा? सुबह जगह, मुँह हाथ धोया और वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने चला गया। ठीक है? लेकिन अगर कोई नॉवेल लिखेगा, नॉवेलिस्ट लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा? बिस्तर से उठा, आँख खुली, बिस्तर में था, आँख खुली, अंगड़ाइयाँ लीं, उसके बाद फिर जो है कि मन कर रहा था कि ना उठूँ, अफ़सोस, लेकिन फिर भी उठ गया, मजबूरन उठना पड़ा क्योंकि उसे नमाज़ के लिए जानी थी। तो वो उठा, मुँह धोया, वगैरह-वगैरह, ऐसे वो बहुत तफ़सील में लिखते हैं। तो उसी तरह नॉवेल में जो है कि बड़ी बिल्कुल तफ़सील से लिखा जाता है। तो शायरी में जो तफ़सील से जो बात बताई जाए शेरी अंदाज़ में, तो उसको मसनवी कहा जाता है। ठीक है, ये भी जो है अरबी लफ्ज़ है, लेकिन फ़ारसी शोरा की ईजाद है। ये मसनवी अरबी लफ्ज़ है, लेकिन फ़ारसी शोरा की ईजाद है। ये सारी बातें यहाँ बताई भी नहीं थी, लेकिन मैं अलग से बता दिया। तो चलिए अब कसीदा की तरफ चलते हैं। कसीदा इट इज़ द फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच पोएट प्रेसेस समबडी हु मे बी हिज पैट्रोनिज़र और किंग। तो कसीदा का मतलब आता है, तो हम कसीदा की तारीफ़ कर लेते हैं कि ये शेर की उस तरतीब को कहा जाता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ पोएट्री, ये शेर की उस तरतीब को कहा जाता है। इन विच पोएट प्रेसेस समबडी, यानी जिसमें शायर किसी की तारीफ करता हो। हु मे बी हिज पार्टोनिजर और किंग, वो चाहे वो बादशाह हो या कोई और। ठीक है, तो आम लफ्ज़ों में, आम इस तरह जो है हम लोग समझ लेते हैं कसीदा, ये शेर की उस तरतीब को कहा जाता है जिसमें शायर तोहफ़ा के लिए या अपनी जान बचाने के लिए या किसी और वजह से किसी की तारीफ करता हो, चाहे वो बादशाह हो या कोई और। ठीक है, तो अब मरसिया की तारीफ कर लेते हैं। मरसिया इट इज़ द फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच पोएट एक्सप्रेस शॉक एंड पेन ऑन द डेथ ऑफ समबडी। तो एक्सप्रेस का मतलब आता है, एक्सप्रेस का मतलब आता है इजहार करना, जाहिर करना। शॉक का मतलब आता है, शॉक का मतलब आता है कि झटका लगना। ठीक है, और पेन तो दर्द वो जानते ही हैं, और समबडी यानी किसी भी शख्स के। तो चलिए अब तर्जमा करते हैं कि मरसिया, असल एक बार ये भी एक बात ये भी जान लें कि मरसिया ये एक अरबी लफ्ज़ से बना है। अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, रसा से अरबी ये मरसिया बना है। ठीक है, अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ पोएट्री, ये भी पोएट्री का एक फॉर्म है, शायरी का एक फॉर्म है, तरतीब है, जिसमें मरने वाले पर रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना, और उसके लिए गम का इजहार करना, अफसोस का इजहार करना, तो ये मरसिया हो जाएगा। तो ये मरसिया हो गया। जैसे कोई हमारे हम इंतकाल कर जाता है, तो हमें कितना अफसोस होता है, तो उसी के अफसोस में रोना और जो है कि उसकी तारीफ़ करना, उसकी खूबियाँ बयान करना, उसी को मरसिया कहा जाता है। तो आज हमारा पेज 11 कंप्लीट हो गया है, और हम जो है कि कल जो है पेज 12 पढ़ेंगे, जिसमें उर्दू पोएट्स अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना, मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग
कल जो है कल उर्दू पेट्स अमीर खुसरो पेज 12 और 13 दोनों पढ़ेंगे, ताकि हम लोग परसों जो है पार्ट सी में पहुंच पाएँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन, हमारा ये वीडियो और ये हमारा पढ़ना पढ़ाना या फिर सीखना और सिखाना आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ख़ासतौर से एमयू, जामिया के लिए और जेएनयू के लिए उन सबको ये सेंड करें, ये हमारी ये वीडियो सेंड करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप हमको बता सकते हैं, आप हमको कमेंट करके बताएं, तो हम ज़रूर उसको जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करें। शुक्रिया आपके देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।